गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। जैसा कि 27 नंबर चैप्टर जो हमारा था वो शुरू हुआ, हमने कर रखा था, ठीक है ना। ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स की हम लोग बात जो है वो कर रहे थे, जिसमें हम आई जो है उसकी बात कर रहे थे। हमने बात की थी समझन या फोक्सन तक बात कर ली थी। अब देखो बात करते हैं दूरदृष्टि के लिए। अगर बात करें किसके लिए, दूरदृष्टि के लिए, तो बता देता हूँ दूरदृष्टि के लिए जो है वो लेंस जो होता है वो अधिक चपटा या पतला हो जाता है। क्या होता है? अधिक पतला एवं चपटा हो जाता है अगर हम दूरदृष्टि की बात करें, ठीक है ना। इसमें लेंस की जो स्थिति है वो क्या बनी रहती है? सामान्य स्थिति जो है वो बनी हुई रहती है। लेकिन अगर हम बात करें निकट दृष्टि के लिए, पास की वस्तु देखने के लिए, तो इसमें पक्षमाप पेशियां जो है वो वर्तुलाकार हो जाती हैं। पक्षमाप पेशियां क्या हो जाती हैं? वर्तुलाकार हो जाती हैं और संकुचित होकर नेत्र गोलक की परिधि को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। नेत्र की परिधि को क्या कर देती हैं? कम, जिससे हम पास की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है कि सामान्य आँख सतत समझन करती है। समझन करती है, सतत अर्थात लगातार। सामान्य आँख जो है सतत समझन करती है, चाहे कोई व्यक्ति चल रहा हो, चाहे खेल रहा हो, ठीक है, चाहे वो दाएं बाएं किधर दूसरी साइड देख रहा हो, उस समय जो है क्या होता है, आँख जो है वो सतत समझन करती रहती है। अब प्यारे बच्चों एक शब्द दिया हुआ है द्विनेत्री दृष्टि। द्विनेत्री दृष्टि हमें पता है सभी को, मानव के साथ साथ अन्य जो प्राइमेट्स जंतु हैं, स्तनधारी जंतु जो हैं, उनमें आँखें जो हैं वो दो पाई जाती हैं और दोनों आँखों की जो स्थिति है वो सामने की ओर रहती है। किधर रहती है? सामने की ओर रहती है। इस अवस्था में होता क्या है, प्रतिबिंबों का जो है वो अतिव्यापन हो जाता है। और आप लोग फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर अतिव्यापन पढ़ते हो, क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर आ जाना। अतिव्यापन का मतलब होता है एक दूसरे के आ जाना, ऊपर आ जाना। तो इसमें जो है गहराई का बोध जो है वो होता रहता है, इसे द्विनेत्री दृष्टि कहा जाता है। अब अगर हम बात करें आगे दृष्टि ज्ञान की, जैव रासायनिकी की, नया टॉपिक आपके दृष्टि ज्ञान की, जैव रासायनिकी, जैव रासायनिकी, दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मानव शरीर में दृष्टि ज्ञान हेतु हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा कि जो शंकु और शलाकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? शलाकाएं। शंकु और शलाकाएं जो हैं वो पाई जाते हैं, ठीक है। पढ़ा था इनकी मिलियनों में संख्या जो है वो पाई जाती है, में जैव रासायनिक परिवर्तन इन्हीं के कारण होता है। अगर हमने वहाँ पे बात की थी जो रेटिना होता है, क्या होता है? दृष्टिपटल। क्या होता है? रेटिना या दृष्टिपटल जो होता है उसके अंदर शलाकाओं में क्या उपस्थित रहता है? एक वर्णक बताया था मैंने जिसका नाम था रोडोप्सिन। क्या वर्णक बताया था? रोडोप्सिन। कौन सा वर्णक? रोडोप्सिन वर्णक जो है वो वहाँ उपस्थित रहता है। ये रोडोप्सिन वर्णक जो होता है ये अत्यधिक प्रकाश संवेदी होता है। क्या होता है? अत्यधिक प्रकाश संवेदी होता है, ठीक है। इसे दृक बैंगनी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दृक बैंगनी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यह प्रकाश की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है। ये जो रोडोप्सिन होता है ना, रोडोप्सिन, ये प्रकाश संवेदी होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या है? परिवर्तित हो जाता है और ये किस में बदल जाता है? ल्यूमी रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, लूमिरो रोडोप्सिन, इसमें ये क्या है? बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में ऐसा करता है।
इसके बाद में ये जो ल्यूमी रोडोप्सिन बना है ये मेटा रोडोप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मेटा रोडोप्सिन में बदल जाता है। मेटा रोडोप्सिन में बदल जाता है और अंत में ये जो मेटा रोडोप्सिन है ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है स्कोटोप्सिन। क्या नाम है? स्कोटोप्सिन। और जो है रेटिनिन में बदल जाता है। और दूसरी कौन सी है? रेटिनिन। इनमें बदल जाता है। ये एक प्रकार की दोनों क्या है? प्रोटीन होती हैं, इनमें बदल जाता है। अंधकार में क्या होगा? जैसे ही अंधेरा होगा, ये तो प्रकाश की बात कर रहे थे, किसकी? लाइट की। सबसे पहले रोडोप्सिन प्रकाश संवेदी होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ल्यूमी रोडोप्सिन में बदल जाता है। फिर ये आगे प्रकाश की उपस्थिति में मेडो रोडोप्सिन में, फिर मेटा रोडोप्सिन अंत में किस में बदल जाएगा? दो प्रोटीन है स्कोटोप्सिन और रेटिनिन में बदल जाता है। अंधकार में क्या होगा? वापस जो ये होती हैं स्कोटोप्सिन और रेटिनिन ये वापस किस में बदल जाएंगी? रोडोप्सिन में बदल जाएंगी। किस में बदल जाएंगे? रोडोप्सिन में बदल जाएंगे। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की अनुपस्थिति में, अर्थात अंधकार की उपस्थिति में। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। यहाँ पे एक विटामिन आई है प्रोटीन आई है रेटिनिन। आपको रेटिनिन विटामिन ए का विटामिन है। अगर हम रेटिनिन प्रोटीन की बात करें तो ये विटामिन ए का व्युत्पन्न होती है। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, किसका व्युत्पन्न होती है? विटामिन ए का, इसीलिए इसको रेटिनॉल भी बोला जाता है। और विटामिन ए की स्वस्थ आंखों के लिए क्या है? अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो प्रश्न आपको याद रखना है, स्वस्थ आंखों के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि रेटिनिन जो है ये विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है और विटामिन ए की आँख को अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है। और अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन का निर्माण जो है वो क्या है? नहीं हो पाएगा। और रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा तो ये जो रेटिनिन प्रोटीन है ये नहीं बन पाएगी, जिससे क्या है? आंखों की रोशनी है वो कम हो जाएगी, अर्थात कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार के रोग को क्या बोला जाता है? रतौंधी, रात प्लस आंधी, अर्थात रात को दिखाई नहीं देना। इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे। शंकुओं में एक अन्य रंगीन पदार्थ भी पाया जाता है। शंकु जो होते हैं ना, दूसरे संवेदी कोशिकाएं जो हैं शंकु, इनके अंदर एक अन्य रंगीन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है आयोडोप्सिन। क्या नाम होता है? आयोडोप्सिन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन जो होता है ये किसी भी वस्तु के रंग का भेद कर सकता है। भाई वस्तु के रंग का भेद करने का काम करता है, वस्तु के रंग का भेद करने का कार्य जो है ये करता है। जैसे कि प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीले रंग के भेद के लिए अलग अलग प्रकार के शंकु जो है वो पाए जाते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? जैसे लाल है, हरा है, इसके अलावा जो नीला है, इनके लिए अलग अलग प्रकार के शंकु जो पाए जाते हैं। आपको बता देता हूँ, लाल के लिए जो है, किसके लिए? लाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए इरिथ्रोलेब, कौन सी? इरिथ्रोलेब। ठीक है। अगर हरे रंग की बात करें तो इसके लिए क्लोरोलेब, क्लोरो क्या बोलते हैं? हरा बोलते हैं, लेब। और नीले रंग की अगर बात करें तो इसके लिए साइनो, नीले को क्या बोलते हैं? साइनोलेब जो है रंगा पाए जाते हैं। तो लाल के लिए इरिथ्रोलेब, हरे के लिए क्लोरोलेब, नीले के लिए साइनोलेब जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने बात कर ली नेत्र की जो जैव रासायनिकी थी, बायोकेमिस्ट्री जो थी उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं नेत्र से संबंधित रोग जो होते हैं। ठीक है ना? नेत्र से संबंधित जो रोग हैं, नेत्र से संबंधित रोग आप लोग लगातार पढ़ते आ रहे हो। आपकी कक्षा 12 में ही आपको फिजिक्स में भी नेत्र है वो आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप यहीं याद कर लो, वहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ये रोग भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये पहला रोग जो है उसकी बात करते हैं, वो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब देखिए आप कोई कक्षा 8 या 9 10 में तो हो नहीं कि आपके लिए साधारण निकट दृष्टि दोष दे देगा। इसके लिए आपको याद रखना है मायोपिया, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। ये शब्द आपको याद रखना है, MYOPIA, मायोपिया। दूर निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, मायोपिया बोला जाता है। इस रोग में देखिए आपको याद कैसे, जैसे दूसरा शब्द होता है दूरदृष्टि दोष, दोनों को साथ में समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। दूरदृष्टि दोष इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष के अंदर जो दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, अर्थात हम क्या समझते हैं, निकट का दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा दोष जिसमें निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई जो है वो नहीं देता है, दूर का जो है वो क्या नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। इसमें दूरदृष्टि दोष है, तो दूर का तो दिखाई देता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता, जो शब्द दिया हुआ है उसका दिखाई देता है, न कि नहीं देता है। जैसे निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति को कम दूरी की वस्तुएं तो साफ साफ दिख जाती हैं, अर्थात नज़दीक की वस्तुएं आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो हैं वो नहीं दिखती हैं। दूर की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल अर्थात रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना के जो है आगे बन जाता है, तो आगे बनने के कारण वो वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है। इस रोग के उपचार के लिए आपको बता देता हूँ, अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अवतल, कैसा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये लेंस ऐसा नहीं है कि अवतल लेंस जेब में डाल लिया और ले लिया, अवतल लेंस के लिए जो है चश्मे के फ्रेम में इनको लगा दिया जाता है। चश्मा जो होती है उस चश्मा के फ्रेम में क्या किया जाता है, इनको लगाया जाता है, या कॉन्टैक्ट लेंस की तरह इस्तेमाल इनको किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में इसके बिल्कुल विपरीत है। दूर की वस्तुएं तो पास स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात इसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। दृष्टि पटल के क्या बनेगा, प्रतिबिंब पीछे बनेगा। किधर बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। इसी के साथ आपको बता देता हूँ आगे जो है इसके समाधान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का जो है प्रयोग वो किया जाता है। दूरदृष्टि के लिए उत्तल, निकट दृष्टि के लिए अवतल काम में लिया जाता है। अब देखिए आप लोगों ने अगर चश्मा देखी है तो चश्मा आप देखना, मोटा जो लेंस होगा वो उत्तल वाला होता है। कई बार आप छोटे बच्चों के देखते हो, स्कूल में भी देखते हो, चश्मा बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है देखने पर, वो उत्तल लेंस होता है। और आपको साधारण सा नजर आएगा वो अवतल होता है, जिसका उभरा हुआ भाग नहीं होगा। अगला है प्यारे बच्चों तीसरा रोग जो है मोतियाबिंद। 3 नंबर रोग कौन सा है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की बात करते हैं। मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, अपारदर्शी। पहले लेंस क्या था, पारदर्शी था, जिसके अंदर प्रकाश आसानी से जो है चला, बाद में ये क्या होने लगता है, अपारदर्शी होने लग जाता है। इस प्रकार के लेंस को शल्य क्रिया द्वारा तो निकाल दिया जाता है, या इसकी जगह पर एक नेत्री लेंस है वो लगा दिया जाता है। कौन सा, नेत्री लेंस लगा दिया जाता है, या ठीक है ना, या उपयुक्त चश्मा के अंदर ये लेंस जो है वो लगा दिए जाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में आप देखते हो काले रंग के जो हैं लगाए जाते हैं चश्मे। अगला रोग है दृष्टिवेशम। कौन सा रोग है, दृष्टिवेशम। देखिए दृष्टिवेशम की जब हम लोग बात करते हैं तो अस्टिगमेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्टिगमेशन। इसमें कॉर्निया जो होता है ना उसकी आकृति जो है वो असामान्य हो जाती है। कॉर्निया की जो आकृति है वो क्या हो जाती है, असामान्य हो जाती है। बेलनाकार लेंस द्वारा ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आया हुआ है कि अस्टिगमेशन या दृष्टिवेशम के लिए कौन से
लेंस काम में लिए जाते हैं, बेलनाकार लेंस काम में लिए जाते हैं, जबकि दूरदृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि के लिए अवतल काम में जो है वो लिया जाता है। अगला जो है 4 नंबर जो भी है आपके कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव के संक्रमण द्वारा जो कंजक्टिवा होती है ना, आँख के बिल्कुल जो पारितारिका थी उसके साथ में कंजक्ट करने वाली जो थी कंजक्टिवा, उसमें द्वारा सूजन आ जाती है, जिसे किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे अन्य हो, जिसे हम आँख का आना कहते हैं। आँख सूज जाती है, आँख क्या हो जाती है, सूज जाती है, तो उसे आँख का आना रोग भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना। लास्ट रोग है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आपको बता देता हूँ। लास्ट रोग की अगर हम बात करें तो जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, वर्णदत्ता, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस अर्थात ये आनुवांशिक रोग होता है, जेनेटिक्स रोग होता है। कैसा रोग होता है, जेनेटिक्स रोग जो है वो होता है, और यह रोग आंखों में शंकु कोशिकाओं की कमी से होता है। किसकी कमी से, शंकु कोशिकाओं, क्योंकि शंकु कोशिकाएं क्या करती हैं प्यारे बच्चों, शंकु कोशिकाएं कलरों का विभेदन करने का काम करती हैं, कलरों को जानने, कलरों को पहचानने का कार्य करती हैं। तो शंकु कोशिकाएं कम होंगी तो कलरों का सही तरीके से विभेदन जो है मानव नहीं कर पाएगा। जैसे कि व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता, किसमें, लाल व हरे रंग में क्या नहीं कर सकता, अंतर नहीं कर सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस से युक्त व्यक्ति जो है, आनुवांशिक होता है, जेनेटिक्स होता है। तो कलर, आपने कई बार सुना होगा कि उस बच्चे को फौज में से कलर ब्लाइंडनेस की वजह से निकाल दिया, क्योंकि लाल व हरे रंग का वो संकेत है वो समझ नहीं पाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है हमने पूरा जो आँख का वर्णन था वो कर लिया। कल हम कोशिश करेंगे शनिवार को कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊं और जो कर्ण है अर्थात कान जो है उसका पूर्णतः आपको वर्णन जो है वो करा दूं, और साथ में जीवा और नाक के, जीवा, नाक और त्वचा के बारे में भी आपको बता दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल वाले वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे।